नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम लोग इससे पूर्व के क्लास में बात कर लिए थे, अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर लिए थे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी छात्र छात्राएं ज़रूर उसको पढ़े होंगे, देखे होंगे, और यदि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करके भी आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और आपको जितनी पढ़ाई हो रही है आप उसको थोड़ा गंभीर रूप से घर पे पढ़िए। देखिए, कहता है जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। कहावत में है, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती, और जब भी कोई कोशिश करता है उसका कभी हार नहीं होता। इस कारण से आप मेहनत कीजिए, घर पे पढ़िए, और जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। कहावत में है, मेहनत ही रंग लाता है, और जब आप मेहनत कीजिएगा तो वही रंग लाएगा, वही आपका जो है रिजल्ट यदि आप बेहतर आता है तो आप गांव में, समाज में आपके साथ साथ आपके माँ बाप का भी नाम रोशन होता है। इसलिए आप कठिन परिश्रम कीजिए, कठिन मेहनत कीजिए, और पूरे लगन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ आप मेहनत कीजिए। और हम लोगों का आपके ऊपर दुआ है जो आपका बेहतर रिजल्ट होगा, लेकिन आप मेहनत जरूर कीजिए। चलिए देखिए, बिना समय गंवाए हुए हम लोग डायरेक्ट विषय वस्तु पर आ रहे हैं। आपको पता होगा ये क्लास 10th की केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय चल रहा है, अम्ल, क्षारक और लवण। नहीं तो हम लोग पूर्व के क्लास में चर्चा कर लिए थे ये अम्ल के बारे में, और अम्ल के भौतिक गुण के बारे में, और अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। और आज के क्लास में हम लोग बात क्षारकों के भौतिक गुण के बारे में। चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। कहता है, क्या कह रहा है, यह स्वाद में प्रायः कड़वा होता। क्योंकि जब हम लोग क्षारक की परिभाषा पे बात किए थे, क्षारक की परिभाषाओं को देखे थे, तो उसमें भी हम लोग बात किए थे क्षारक जो होता है वह स्वाद में प्रायः कड़वा होता है। और हम बताए थे जो कड़वा क्या होता है, तो बताए थे जब आप कभी साबुन से स्नान करते होंगे, और जब साबुन से स्नान करते होंगे, साबुन की पानी यदि आपकी आंखों में जाती होगी तो जिस तरह से तभी फीलिंग होता होगा, महसूस होता होगा, ठीक उसी प्रकार से क्षारक जो है वह उसी तरह कड़वा होता है। जिस तरह से साबुन की पानी आंख में जाने के बाद जिस तरह से कड़वा लगता है, तो उसी तरह का क्षार का भी स्वाद होता है। और कहता है क्षार जो है स्वाद में प्रायः क्या होता है, कड़वा होता है। और कहता है इसका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो क्षार जो होता है, इसका जलीय विलयन साबुन के समान कैसा लगता है, चिकना लगता है। कभी कभी आप देखे होंगे हाथ में साबुन लगा लेते होंगे, या आप कोई पानी में साबुन उबुन को घोल देते होंगे, और उसको उठाइएगा तो कैसन फिसलनदार लगता, नहीं लगता। हाथ में साबुन लगा करके यदि कोई चीज को पकड़िएगा, किसी चीज को, वो आदमी कोई मजबूती से खींचे तो खिंचा जाएगा। क्यों? क्योंकि वह फिसलनदार होता है। तो साबुन का पानी जो होता है वह क्या होता है, फिसलनदार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजिए, कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है, उसके पूरे बॉडी में साबुन लगाया हुआ, और उसको हाथ पकड़ करके उसका खींचिएगा, हाथ में साबुन लगल होगा, और वो व्यक्ति उधर खींचेगा, तो जो व्यक्ति के शरीर में साबुन लगल होगा वो उधर खींचेगा तो उधर खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आप तो पूरे मजबूती से पकड़िएगा, लेकिन पकड़ने के बावजूद भी वह क्या होगा, उसके बॉडी में साबुन लगल रहता है। अब बॉडी में जो साबुन लगल होता है तो खिंचाइएगा तो आपका हाथ खिंचा जाएगा, और उसका हाथ खिंचा जाएगा। क्यों खिंचा जाएगा? क्योंकि उसके शरीर में क्या लगा हुआ है, साबुन, और साबुन पे क्या होता है, फिसल जाता है। तो वही कहता है जो इसका जलीय विलयन साबुन के समान क्या होता है, फिसलनदार होता है। नहीं, कभी कभी देखे होंगे आप लोग गांव घर में लेडीज सब जब चूड़ी पहनती है,
नहीं। तो जब चूड़ी पहनती है तो वह चूड़ी जब छोटा सा थोड़ा छोटा चूड़ी खरीद के ले आती है, तो जब वह नहीं पहन पाती है, नहीं हाथ में नहीं घुस पाता है, तो वह क्या करती है, साबुन लगा देगी और साबुन लगा करके तब चूड़ी को पहनाया जाएगा। तो इसलिए पहनाया जाता है तो चूड़ी फिसलनदार होता है और फिसल करके वह अंदर आसानी से चली जाती है, कोई कठिनाइयां ज्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए साबुन का यूज किया जाता है, क्योंकि साबुन जो होता है वह क्या होता है, और फिसलनदार होता है या चिकना होता है, वही चिकना कह सकते हैं या फिसलनदार कहिएगा। तो वही कहता है इसका जलीय विलयन जो है साबुन के समान क्या होता है, चिकना होता है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाइए। तो कहता है अधिकांश क्षारक क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। अधिकांश क्षारक यानी जिस प्रकार से हम लोग अम्ल के बारे में बात किए थे, तो अम्ल भी स्वाद अम्ल भी क्या होता था, रंग नहीं होता था। अम्ल में अम्ल जो है वह रंगहीन होता था। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप एक पानी की बात करें, जल की बात करें, तो जिस प्रकार से जल में कोई रंग नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से अम्ल में भी कोई रंग नहीं होता है। ठीक उसी तरह से यदि हम क्षारक की भी बात करें तो क्षारक में भी क्या होता है, कोई रंग नहीं होता। तो यही कहता है अधिकांश क्षारक यानी आपको अधिक से अधिक क्षारक जो है वह क्या होता है, रंगहीन होता है। यानी अधिक से अधिक क्षारक ऐसे होंगे जिसमें कोई रंग नहीं होगा, रंगहीन होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप घर में या आप जो यूज करते हैं पेयजल, पेयजल का कोई रंग होता है, नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्षारक में भी अधिक से अधिक क्षारक ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी रंग नहीं होता। तो वही कहता है अधिकांश क्षारक जो है वह क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। कहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब ध्यान दीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को छोड़कर अन्य सभी ये क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। और कहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक को छोड़ करके और बाकी के जितने भी क्षारक हैं सभी क्षारक क्या होते हैं, क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसे क्षारक हैं जिसमें सिर्फ गंध होता है और बाकी के जो भी क्षारक हैं उसमें गंध नहीं होता है, अर्थात वह क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। तो वही कहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके अन्य सभी क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसे क्षारक हैं जिसमें क्या होता है, गंध होता, बाकी के क्षारक जो भी हैं उसमें गंध नहीं होता। जबकि हम लोग अम्ल के बारे में बात किए थे, तो बात किए थे अम्ल में जो है वह क्या होता, ताक्षणिक गंध होता। अम्ल में क्या होता था, ताक्षणिक गंध होता था। जबकि ये जो है वह क्षारक में जो है वह क्या होता, तो जो भी क्षारक होते हैं तो क्षारक में ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके बाकी के जितने भी क्षारक हैं वह क्या होते हैं, गंधहीन नहीं होते। नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए बच्चे, चलिए ध्यान दीजिए। कहता है कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जल में घुल जाता नहीं। जैसे कि मान लिया जाए हम साबुन की बात करें या सर्फ में भी क्षारक होता है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो कहता है कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो आपको जल में घुल जाएगा। तो वही कह रहा है जो कुछ क्षारक जल में घुलनशील होता है, जबकि कुछ कहता है जबकि कुछ क्षारक जल में अघुलनशील होता है। जबकि कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होता है। यानी कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप क्या करते हैं, जो पानी में चीनी या नमक या ग्लूकोज को घोल देते हैं, तो पानी चीनी नमक को यदि पानी में घोलिएगा तो घुल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ क्षारक जो होते हैं वह क्या हो जाता है, जो पानी में घुल जाता है। तो जो क्षारक पानी में घुल जाता है, कहता है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, तो जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, या ऑब्जेक्टिव नहीं कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देगा क्षार क्या है, पूछेगा क्षार क्या है, क्षार किसे कहते हैं। तो कहिएगा वैसा क्षारक जो जल में क्या हो, घुलनशील हो। वैसा क्षारक जो जल में क्या हो,
घुलनशील हो। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होगा उसी क्षारक को क्या कहिएगा, क्षार कहिएगा। क्या कहिएगा, क्षार। समझ में आ गया ना। तो वही कहता है उसे क्षार कहते हैं। तो यही परिभाषा में हम लिखे हैं सभी, यानी कुछ क्षारक जो होते हैं वह जल में क्या हो जाता है, घुलनशील होता है, जबकि कुछ क्षारक जल में अघुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। आपको अम्ल के क्षारक के भौतिक गुण समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग एक बार और बढ़िया से पढ़िएगा। बाकी का जो भी आपको हम लिखाया जा रहा है उसे नोटबुक में लिखिएगा और लिखने के साथ साथ आप इसको वो सिलसिलेवार हर एक वीडियो को देखिएगा। और जो बच्चे ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं वह भी आप लोग घर पर रिवाइजिंग के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है वह जो भी आपको पढ़ाया या लिखा नोटबुक आप जो बना रहे हैं उसको ध्यान से गंभीर रूप से पढ़िए और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस भी किया जाता है। आप उन क्वेश्चनों को ज्यादातर देखिए और अभी याद रखिएगा। और जो भी बच्चे, आज का युग जो है सीधे आप मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी का कंपटीशन का दौर आ गया है और कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपका बेस अच्छा होना चाहिए। ये बल्कि ऐसा नहीं, ये जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जाम में ही सिर्फ क्वेश्चन पूछी जाती है वही क्वेश्चन आंसर करवाना मेरा उद्देश्य नहीं होता है। मेरा उद्देश्य होता है जो बच्चे को वो बेसिकली रूप से जानकारी हो और नीचे से जानकारी हो, ताकि आने वाले समय में किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बच्चे यदि तैयारी करें तो उसे परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि यदि बच्चे का होता क्या है, जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो वहां क्या करता है, बच्चे को एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ जो है वही जो हर एक चैप्टर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह लिखा दिया जाता है और हर पॉइंट को सॉल्व नहीं किया जाता, जिससे ये बच्चे का जो है वह भले ही में 10th पास कर लेगा लेकिन किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने में उस बच्चे को काफी परेशानी होगी। और यदि कोई भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है तो उसे ये हर एक पॉइंट को वह जो है डिटेल में पढ़ना होगा, ताकि उसको आगे दिक्कत ना हो। आगे यदि वह 12th में भी जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलिए देखिए आगे हम बढ़ जाते हैं, बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्षारकों के भौतिक गुण के बारे में बात किए थे और हम बताए थे कल के भी क्लास में भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक गुण किसको कहा जाता है और रासायनिक गुण किसको कहा जाता है? तो भौतिक गुण कहा जाता है जो पदार्थ के बाहर से दिखता है। वह पदार्थ के क्या होते हैं, बाहर से ये दिखने वाले जो गुण होते हैं उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक दूध का लिए थे एग्जाम्पल, तो हम लोग बात किए थे दूध जो है वह क्या है, उजला होता है, वह जो है लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव फॉर्म में रहता है। लेकिन दूध के अंदर की चीज की बात करें तो दूध के अंदर जो है प्रोटीन रहता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्रोटीन की मात्रा कितना है, वसा की मात्रा कितना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना है, इन बातों को जानने के लिए जो उसके मतलब रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा और रासायनिक विधियों से उन बातों की हमें सूचना जानकारी प्राप्त होती है। तो जो बाहर से दिखता है उसे भौतिक गुण कहते हैं और जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उसके बारे में अध्ययन किया जाता है तो वही पदार्थ का, उस पदार्थ का वही रासायनिक गुण कहलाता है। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग अभी क्षारकों के बारे में बात किए, तो क्षारक के जो बाहर से दिख रहा था वही लिखे, तो जो बाहर से दिखा उसे भौतिक गुण। अब हम क्षारकों के रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आप उसमें कुछ जानने का प्रयास करेंगे तो रासायनिक प्रक्रिया या अभिक्रिया के द्वारा जो प्राप्त होती है जानकारी उसे रासायनिक गुण कहते हैं, रासायनिक गुणधर्म कहा जाएगा। नहीं, चलिए आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। कहता है जो धातु के साथ अभिक्रिया,
अब हम लोग जानेंगे, कल भी हम लोग क्लास में बात किए थे, अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया किया था, और धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद वह किस चीज की प्राप्ति हुई थी, कैसे ये रिएक्शन किया तो क्या क्या बना था। तो हम लोग बात किए थे जो धातु के साथ जब अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके वह हाइड्रोजन गैस और संगत लवण का निर्माण किया था। नहीं, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो क्षारकों के बारे में। तो क्षारक जो है वह धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, थोड़ा सा हम लोग प्रयोग के द्वारा, परिभाषाओं के द्वारा और रिएक्शन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, कहता है सभी क्षारक धातुओं के साथ एक समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। अब चलिए ध्यान दीजिए, कल हम लोग भी इस पर बात किए थे, जो जितने भी अम्ल थे सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता था। तो कौन सा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता था, तो वह जो तनु अम्ल अभिक्रिया करता था। तनु अम्ल जो है वह क्या करता था, तनु अम्ल वो धातु के साथ अभिक्रिया करता था, जबकि ये आपको परवल अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता था। तो तनु अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया किया था, और धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद वह हाइड्रोजन गैस बनाया, और हाइड्रोजन गैस बनाने के साथ साथ संगत धातु के लवण बनाए थे, नहीं बनाए थे। आज वही कह रहा है, ठीक उसी प्रकार से कहता है, यदि हम क्षारक की बात करें तो कहता है सभी क्षारक धातु से एक समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती। जितने भी क्षारक देख रहे हैं आप कहिएगा सभी क्षारक धातु से अभिक्रिया करती है, तो नहीं करती है। तो वही कहता है सभी क्षारक धातु से एक समान रूप से अभिक्रियाएं नहीं करती है, जबकि कहता है जबकि एक धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता। अब देखिए यहां आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करने के लिए। नहीं, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाएगा और कई बार पूछ दिया जाता है, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, और इसमें 2 अंक दिए जाते हैं। तो ये आसान है, यदि आप दोनों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नहीं, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इनके बारे में यदि जानकारी प्राप्त करना हो तो उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पता करना होगा। दोनों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण को यदि आप अच्छी तरह से समझ लिए तो अंतर स्पष्ट आपसे खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप देखिए, कहिएगा जो अम्ल भी धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता था। अब कहता है क्षारक भी क्या करता है, जो आम धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता, यानी दोनों अभिक्रिया करके समान गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देते, नहीं कर रहा। तो देखिए एक रिएक्शन से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसका परिभाषा जब हम आपको कुछ रासायनिक जो कुछ लवण या और कुछ क्षारकों के रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखाए थे, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर याद किए होंगे, और जो भी बच्चे याद नहीं किए होंगे उनसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उसे जरूर याद कर लीजिएगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक फिर आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कठिनाइयां होगी। तो देखिए कहता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn जिंक, यानी कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया करवाया जाता है तो यह क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। कहता है Na2ZNO यानी कि सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ सोडियम जिंकेट क्या है, ये लवण है। सोडियम जिंकेट क्या है, यह एक प्रकार के लवण है, और कहता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और हम कल भी बताए थे जब किसी अभिक्रिया में गैस मुक्त होती है तो तीर का चिन्ह ऊपर की ओर लगा दिया जाता है, और जब किसी अभिक्रिया में गैस का अवशोषण होता है तो तीर नीचे की ओर कर दिया जाता। नहीं, हम आपको बताए थे
क्या संयोजन अभिक्रिया में, याद कीजिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम संयोजन अभिक्रिया में पढ़े थे। जब हम घरों की पुताई करने के लिए बुझा हुआ चूना से घरों की जब पुताई करते हैं तो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से वह क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद वह संगमरमर के जैसे क्या करता है, चमक का उत्पन्न हो जाता है। तो वहां क्या किया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो तीर ऊपर से नीचे की ओर लगाएगा, नहीं तो वो तीर ऊपर से नीचे की ओर लगता है। जब किसी अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस मुक्त होती है तो तीर क्या किया जाता है, ऊपर की ओर लगा दिया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो लवण बन रहा है, कौन लवण बन रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक अभिक्रिया किया तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखिए, कहता है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब जिस प्रकार से हम लोग क्षारक के साथ अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाए थे, अब ठीक उसी प्रकार से हम अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो कहता है अम्लों के साथ अभिक्रिया, कहता है जब किसी क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है। तो जब किसी क्षारक की अभिक्रिया, जब कोई क्षारक होता है और उस क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो जब क्षारक को अम्ल के साथ करवाया जाता है तो कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो जिस प्रकार से अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करवाए थे, तो अम्ल और क्षार को जब अभिक्रिया करवाए थे तो वह कौन चीज बनाया था, तो लवण और जल का निर्माण किया था, नहीं लवण और जल का निर्माण किया था। और उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल से समझिए, थोड़ा सा हम लोग एक और अलग से उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से अम्ल में क्षार को मिला दीजिए, तो अम्ल में क्षार को मिलाएंगे या क्षार में अम्ल को मिलाएंगे, तो अम्ल में जब क्षार को मिलाएंगे या क्षार में अम्ल को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, नहीं कर देगा, समाप्त कर देगा, और समाप्त करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देगा। तो नए गुण वाले पदार्थ का कौन सी का निर्माण कर देगा, तो नए गुण वाले पदार्थ लवण का निर्माण कर देगा, जल का निर्माण कर देगा। तो हम कल अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाए थे, तो वहां करवाए थे तो दोनों क्या क्या था, एक दूसरे को उदासीन कर दिया था, और एक दूसरे को उदासीन करके वह लवण तथा जल का निर्माण किया। तो आज हम यदि अम्ल की अभिक्रिया, कहता है क्षारक को, कहता है जब हम क्षारक को अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो वह अभी फिर क्या हुआ, कौन सी अभिक्रिया होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। कहता उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा और साथ ही साथ क्या बनाएंगे, लवण तथा जल का निर्माण करेगा। क्योंकि हम जानते हैं उदासीन जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद अम्ल क्षार और क्षार अम्ल को दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है, और समाप्त करने के बाद एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। और जो नया गुण वाला पदार्थ होता है वही नए गुण वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, और जल यानी अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसे हम कौन अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए एग्जांपल से समझिए, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नहीं। तो कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक और अम्ल और क्षार अभिक्रिया किया तो NaCl प्लस H2O का निर्माण किया। आप जानते हैं NaCl क्या है, साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड है, H2O जल का ये रासायनिक सूत्र है, नहीं है। तो वही कहता है यह कौन कौन चीज बना दिया, लवण और जल का निर्माण कर दिया। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। अब देखिए तीसरा पॉइंट कहता है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग बात कर लिए किस पर, तो कहता है धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल के भौतिक रासायनिक गुण में कहता है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो कहता है जब किसी क्षारक की अभिक्रिया कहता अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से एक करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो कहता है जब किसी क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड,
तो कहता है जो धातु, एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन जो है क्या है, एक अधातु है। तो कार्बन एक अधातु है और इसका क्या होता है ऑक्साइड, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह क्या है, एक अधातु है। तो वही कहता है अधातुक ऑक्साइड, यानी अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब करवाया जाता है तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाने पर वह कौन चीज बनाता है, जो लवण तथा जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है लवण तथा जल का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड जो होती है वह किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति। हम जानते हैं जैसे ही अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने के बाद कौन सी का निर्माण करेगा, लवण तथा जल का निर्माण करेगा, नहीं करेगा। लवण और जल क्या चीज का निर्माण करेगा, लवण और जल का निर्माण करेगा। तो क्योंकि CO2 जो है यह क्या है, एक अधात्विक है और अधात्विक ऑक्साइड है। ये क्षार है, कहता है CaOH के होल 2, ये क्षार है। तो जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो CaCO3 लवण बनाया। तो ये लवण जो है, यह जो यहाँ अधात्विक ऑक्साइड जो है इसकी जो प्राकृतिक है, इसका जो मतलब नेचुरल गुण है, यह नेचुरल गुण किस तरह के होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। तो स्वाभाविक है अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेबे न करेगा। तो वही कहता है लवण और जल का निर्माण कीजिए। समझ में आ गया बच्चों? आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे की ओर आगे चर्चा करेंगे। और आप लोग सभी बच्चे से ये गुजारिश है, आप लोग वीडियो को सिलसिलेवार देखिए, भगा भगा के मत देखिए। और जब सिलसिलेवार देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और क्रमबद्ध तरीके से देखिए, वह आप लोग में है क्या, जो थोड़ा देर देखते हैं उसको भगा देते हैं और इसलिए आपको परेशानी होती है। इसलिए आप उन पूरे वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। जय हिंद।